पैतृकता, पिता और संतान के बीच विधिक संबंध को पैतृकता कहते हैं और माता तथा संतान के बीच के संबंध को मातृकता कहते हैं। पैतृकता कैसे निश्चित की जाती है? तो किसी संतान की पैतृकता उसके पिता माता के विवाह संबंध से निश्चित की जाती है। विवाह मान हो या अनियमित, परंतु इसको निष्प्रभावी नहीं होना चाहिए। मातृकता संतान की माता के पति से विवाह संबंध की प्रकृति के आधार पर स्थापित की जाती है। किसी संतान के माता पिता से उनका वैदिक संबंध संतान की जनकता तो कहलाती ही है। भरण पोषण, सुरक्षा, उत्तराधिकार आदि कुछ मामलों में संतान तथा उसके जनक के बीच विधिक अधिकारों कर्तव्यों के निर्धारण में जनकता का बड़ा महत्व रहता है। पैतृकता निर्धारण करने के लिए कुछ निश्चित नियम है। प्रथमतः संतान की पैतृकता उसके माता पिता के विवाह संबंध की प्रकृति के आधार पर निश्चित होती। विल्सन के अनुसार कथित पिता में पैतृकता विधिक धारण सिद्ध करने पर स्थापित होती है कि बालक उसके द्वारा ऐसी स्त्री से उत्पन्न किया गया है जो गर्भस्थापना काल में या तो उसकी विधिक पत्नी थी या वह उससे सहभावना से मुक्त ऐसा समझता था। विवाह एक ऐसा संबंध है जिसका सामान्यतः प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं रहता है। यदि प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध हो तो परोक्ष प्रमाण के आधार पर विवाह का अनुमान कर लिया जाता है। जैसे सबसे पहला स्त्री पुरुष के दीर्घकालीन सहवास के आधार पर, दूसरा है पिता की स्वीकृति द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे मातृत्व कैसे निश्चित किया जाता है। तो संतान का मातृत्व ऐसी स्त्री से होता है जिसने उसको जन्म दिया। मातृत्व के विषय में यह तथ्यहीन है कि संतान की उत्पत्ति मान विवाह के फलस्वरूप हुई है या अनियमित विवाह या व्यभिचार द्वारा। सिया विधि में संतान वैध विवाह द्वारा उत्पन्न होने चाहिए, जबकि सुनी विधि में संतान किस प्रकार उत्पन्न हुई है यह तथ्यहीन है। चाहे वह वैध विवाह से उत्पन्न हो या व्यभिचार से, उसकी मातृत्व ऐसी स्त्री में होनी चाहिए जिसने उसे जन्म दिया। इसके बाद हम जानेंगे संतान की वैधता की धारणा। मुस्लिम विधि के अनुसार वैधता अनुमानित करने की तो सबसे पहला वह संतान जो विवाह के 6 मास के भीतर पैदा होती है अवैध मानी जाती है जब तक पिता उसे स्वीकार ना करे। दूसरा है संतान जो विवाह के 6 मास बाद उत्पन्न होती है तो वैध मानी जाती है जब तक पिता संतान को अस्वीकार ना करे। तीसरा विवाह विच्छेद हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुआ शिशु वैध संतान माना जाएगा यदि वह सबसे पहला विवाह विच्छेद की 10 माह के अंदर पैदा हुआ है सिया के अनुसार। दूसरा है विवाह विच्छेद के 2 वर्ष के अंदर पैदा हुआ हो हनफी विधि के अनुसार। तीसरा है विवाह विच्छेद के 4 वर्ष के अंदर पैदा हुआ हो शफी एवं मलिकी के अनुसार। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार वैध विवाह से उत्पन्न हुई संतान ही वैध मानी जाती। विवाह विच्छेद के 280 दिनों के अंदर पैदा होने वाले संतान भी वैध है यदि उसकी माता ने बच्चा पैदा होने तक दूसरे से विवाह नहीं। यदि वह प्रमाण मिल जाता कि गर्भाधान में समय पति पत्नी एक दूसरे से दूर थे तो संतान अवैध मानी जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत संतान वैध मानी जाएगी चाहे वह विवाह होने के दूसरे दिन ही उत्पन्न क्यों न हुई हो, बशर्ते कि उसके माता पिता का एक दूसरे में न मिलना सिद्ध न किया जाए। किंतु मुस्लिम विधि विवाह के 6 महीने के अंदर उत्पन्न संतान को पिता द्वारा स्वीकृति के अभाव में अवैध मानी जाती है। विवाह संबंध में भंग होने से 280 दिनों के अंदर तथा 2 वर्ष के भीतर संतान उत्पन्न हनफी कानून के अनुसार वैध मानी जाती है। लेकिन धारा 112 साक्ष्य अधिनियम में ऐसी धारणा नहीं उठी। साक्ष्य अधिनियम शुद्ध मुस्लिम विधि के नियम का अतिक्रमण करता है। सबसे पहला है DF मुल्ला के अनुसार साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान मुस्लिम विधि के अतिक्रमित करते हैं। दूसरा है उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट ने सौसी मोहम्मद बनाम मोहम्मद के मामले में कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा मुस्लिम विधि को अतिक्रमित करती है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसी विचार की पुष्टि की है। और तीसरा है DR मरिया के अनुसार संतान की वैधता के विषय में मुस्लिम विधि ही मान होना चाहिए, धारा 112 का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अंत में सब विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि अधिकतर मान्यता साक्ष्य अधिनियम के मुस्लिम विधि के अतिक्रमित करने को ही मिलती है। इसके बाद हम अनुमानित विवाद द्वारा वैधता का अनुमान के बारे में देखेंगे। तो जहां पर किन्हीं परिस्थितियों के कारण विवाह अनुमानित होता है संतान की वैधता अनुमानित की जाती है।